दोस्तों क्रिप्टो मार्केट के ये 4 मेथड ऐसे हैं जिनका यूज़ करके क्रिप्टो मार्केट से लोग काफ़ी पैसा बना रहे हैं। और आपने भी पिछले कुछ सालों में देखा होगा कि क्रिप्टो मार्केट से लोगों ने काफ़ी पैसा बनाया है। इवन कुछ लोग मिलीनियर बिलीनियर भी बन गए हैं। तो दोस्तों इन चारों मेथड में से जो सबसे हॉट टॉपिक है क्रिप्टो ट्रेडिंग, आज हम क्रिप्टो ट्रेडिंग का पूरा नॉलेज आपके साथ शेयर करने वाले हैं। और इस क्रिप्टो कोर्स में आप सीखने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, कैसे काम करती है, ब्लॉकचेन क्या होती है, ब्लॉकचेन पर ट्रांजेक्शन कैसे काम करते हैं, एक्सचेंज कौन से बेस्ट हैं, एक्सचेंज को यूज़ कैसे करते हैं, और भी बहुत कुछ आप सीखने वाले हैं। जैसे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बेस्ट कौन सी है या फिर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बेस्ट कौन सी है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस कोर्स को और मिल के ढेर सारा पैसा बनाते हैं। दोस्तों सबसे पहले ये देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं। तो दोस्तों ये जो ऊपर आप देख रहे हैं ये कुछ बेसिक टॉपिक्स हैं जिनको जानना बहुत ज़रूरी है कि क्रिप्टो मार्केट क्या होती है, कैसे काम करती है। उसके बाद ब्लॉकचेन क्या होती है, उसके बाद फिर क्रिप्टो एसेट्स हैं और क्रिप्टो मार्केट क्यों बेटर है। उसके बाद आप ये जो नीचे टॉपिक देख रहे हैं ये सारे एडवांस टॉपिक है जिसमें आप सीखने वाले हैं क्रिप्टो ट्रेडिंग कैसे करना है और क्रिप्टो से कैसे पैसा बनाया जा सकता है। तो दोस्तों क्या आप एक्साइटेड हैं? अगर एक्साइटेड हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और कमेंट कर दें और इस वीडियो को सेव कर लें, कहीं वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। तो सबसे पहले समझ लेते हैं व्हाट इज़ क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी क्या होती है? क्रिप्टो करेंसी एक वर्चुअल डिजिटल करेंसी है जो क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिदम पर बनी हुई है। बिटकॉइन दुनिया की पहली क्रिप्टो करेंसी है और बिटकॉइन के बाद फिर काफ़ी सारे कॉइन मार्केट में आने लगे हैं, वो सारे बिटकॉइन के अल्टरनेटिव्स हैं। और इस तरह से हमें क्रिप्टो करेंसी मार्केट देखने को मिलता है। जैसे हमारे इंडिया में आईएनआर होता है और किसी और कंट्री अमेरिका में यूएसडी होता है, या फिर किसी और कंट्री में जैसे यूरोपियन कंट्री है तो वहाँ पे पाउंड चलता है, या फिर दुबई है वहाँ पे दिनार चलता है। तो अलग अलग कंट्री की अलग अलग करेंसी होती है। वैसे ही इंटरनेट की दुनिया की अपनी एक अलग करेंसी है जो क्रिप्टो करेंसी के नाम से उभर के आ रही है। और इसमें जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो है बिटकॉइन। बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी मार्केट की पहली करेंसी है और बिटकॉइन से ही क्रिप्टो करेंसी को आज जाना जाता है। अब ये जो क्रिप्टो करेंसी है बिटकॉइन, इथेरियम, यूएसडीटी, इन्हें हम फिज़िकली छू नहीं सकते हैं, फिज़िकली नहीं होती है, ये इंटरनेट पर ही होती है। और इनका यूज़ आप हार्डवेयर या फिर सॉफ्टवेयर वॉलेट में कर सकते हैं। ऑनलाइन आपको कुछ शॉपिंग करना हो, कुछ परचेज़ करना हो, गुड्स या फिर सर्विसेज, तो आप क्रिप्टो करेंसी का यूज़ कर सकते हैं। या फिर क्रिप्टो करेंसी को आप किसी भी कंट्री में वर्ल्ड वाइड कहीं भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं ईजीली। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं क्रिप्टो करेंसी बेसिकली क्रिप्टो एल्गोरिदम और एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क और फियाट मनी से मिलके क्रिप्टो करेंसी यहाँ पे निकल के आती है। अब आप कहेंगे कि क्रिप्टो करेंसी हमारी फियाट मनी से अलग कैसे है, क्योंकि हमारी फियाट मनी भी तो ऑनलाइन वर्क करती है। जैसे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हमारे बैंक से भी तो हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी अलग कैसे हैं? तो क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज नेटवर्क पर वर्क करती है। जैसे यहाँ पे हमारा फियाट मनी है, वहाँ पे एक सेंट्रलाइज सिस्टम होता है। तो सेंट्रलाइज सिस्टम में क्या होता है, सारा जो बैंक का ऑपरेशन है किसी एक जगह से होता है। तो बैंक पे अगर कोई अटैक हो जाए या फिर कोई हैकिंग हो जाए तो सारा जो सिस्टम है वो डाउन हो जाता है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी यहाँ पे अलग है, ये डिसेंट्रलाइज नेटवर्क से जुड़ा होता है। तो किसी भी एक कंप्यूटर को अगर हैक कर लिया जाए तो क्रिप्टो करेंसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये ब्लॉकचेन बेस्ड डिसेंट्रलाइज एल्गोरिदम पर काम कर रहा है। उसके बाद जो हमारा फियाट मनी है वो डिजिटल भी है और फिज़िकल भी है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी सिर्फ डिजिटल है, फिजिकल नहीं है। उसके बाद यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी को जो सबसे अलग करता है वो है इसकी सप्लाई। क्रिप्टो करेंसी की जो सप्लाई होती है वो बिल्कुल लिमिटेड है और यही इसका फीचर क्रिप्टो करेंसी को सबसे अलग बनाता है। क्योंकि यहाँ पे जो बैंक्स या फिर कोई अथॉरिटी होती है वो मनी को चाहे जितना प्रिंट कर सकती है, यहाँ पे कोई सप्लाई का लिमिटेशन नहीं होता है। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है जिसको क्रिप्टो करेंसी सॉल्व करने के लिए आया है। तो फियाट मनी को गवर्नमेंट अप्रूव करती है, गवर्नमेंट प्रिंट करती है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी की जो लिमिटेड सप्लाई है वो मार्केट में धीरे धीरे माइनिंग के थ्रू आती है। और क्रिप्टो करेंसी की जो एग्जांपल है वो बिटकॉइन, इथेरियम या फिर XRP है।
और फिएट करेंसी के जो एग्जांपल है डॉलर है, पाउंड है, आईएनआर है, ये सारे फिएट मनी के एग्जांपल हैं। तो इस तरह से ये कुछ फीचर हैं जो क्रिप्टो करेंसी को फिएट मनी से अलग बनाते हैं। ब्लॉकचेन क्या है और ये कैसे काम करती है? तो ब्लॉकचेन एक डिजिटल रिकॉर्ड कीपिंग टेक्नोलॉजी है जो क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिदम को यूज़ करती है और ब्लॉकचेन का डेटा ब्लॉक में स्टोर किया जाता है और ये जो ब्लॉक हैं ये सिक्योर तरीके से ब्लॉकचेन में ऐड हो जाते हैं और इसी से ब्लॉकचेन कंप्लीट होती है। ब्लॉकचेन में हर एक ब्लॉक का डेटा एक ट्रांजैक्शन हैश आईडी में रिप्रेजेंट होता है और ये जो हैश आईडी होता है ये यूनिक होता है और यही ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता है। अब ब्लॉकचेन काम कैसे करती है ये यहाँ पे समझ सकते हैं। यहाँ पे ए पर्सन है जो बी पर्सन को मनी या फिर क्रिप्टो अपना ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो ये सबसे पहले यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन इनिशिएट करेंगे, एक रिक्वेस्ट करेंगे। उसके बाद ये जो ट्रांजेक्शन है ये एक ब्लॉक में रिप्रेजेंट होगा। अब ये जो ब्लॉक है ये ब्रॉडकास्ट हो जाएगा सारे नोड्स के नेटवर्क पर। अब ये नोड्स क्या होते हैं? नोड्स ब्लॉकचेन पर हजारों लाखों कंप्यूटर या फिर ऐसे हार्डवेयर डिवाइस होते हैं जो ब्लॉकचेन के डेटा को वैलिडेट करने का काम करते हैं। अब यहाँ पे ये जो ट्रांजेक्शन है ये नोड्स के थ्रू वैलिडेट हो जाएगा। वैलिडेट होने के बाद ये जो ब्लॉक था ये ब्लॉकचेन में इस तरह से ऐड हो जाएगा और ये ऐड होने के बाद आपका ट्रांजेक्शन हो जाएगा कंप्लीट। और ये जो ए पर्सन बी पर्सन को ट्रांसफ़र करना चाहता था ये जो ट्रांजेक्शन है ये कंप्लीट हो जाएगा और बी पर्सन को अपने हार्डवेयर या फिर सॉफ्टवेयर वॉलेट में अपना जो पेमेंट है या फिर क्रिप्टो है वो रिसीव हो जाएगा। तो इस तरह से ब्लॉकचेन वर्क करती है। ब्लॉकचेन पर ट्रांजैक्शन वर्क कैसे करते हैं ये तो आपने देखा, लेकिन अब एक लाइव एग्जांपल भी देख लेते हैं कि ब्लॉकचेन पर एग्जैक्टली कैसे ट्रांजैक्शन वर्क करते हैं। और आपको अगर पेमेंट ट्रांसफ़र करना है या फिर फ़ंड डिपॉजिट करना है हमें, तो वो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हम एक लाइव एग्जांपल देख लेते हैं। दोस्तों ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये मेरा सॉफ्टवेयर वॉलेट है सेफपल का और यहाँ पर मैंने कुछ फंड्स डिपॉजिट करके रखा हुआ है। इसे कोई भी ब्रोकर या फिर एक्सचेंज मैनिपुलेट नहीं कर सकता है। ये मेरी सेल्फ कस्टडी में है और इसका पूरा कंट्रोल मेरे पास है। अब इसमें से कुछ फ़ंड मुझे ट्रेडिंग करने के लिए ट्रांसफ़र करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरा KuCoin एक्सचेंज का अकाउंट है जहाँ पर हम ट्रेडिंग करते हैं और यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास कुछ फ़ंड्स हैं $400 का, लेकिन मुझे कुछ और फंड्स डिपॉजिट करना है। तो वो कैसे करेंगे वो प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि ब्लॉकचेन पे ट्रांजैक्शन कैसे करना है। अब आपको ये तो पता है कि बैंक में कैसे ट्रांजैक्शन करते हैं, वैसे ही ब्लॉकचेन पर किसी वॉलेट में या फिर किसी एक्सचेंज में अगर डिपॉजिट करना हो तो एक एड्रेस होता है, वॉलेट एड्रेस। अब डिपॉजिट हमें क्या करना है, तो यहाँ पे जो मेरे पास फंड है वो है USDT में और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये TRC20 यानी कि ये TRC20 ब्लॉकचेन पे है, तो ये ब्लॉकचेन का नाम है। तो हम चलते हैं यहाँ पे KuCoin एक्सचेंज पर और हम सिलेक्ट कर लेते हैं USDT टेथर। ये USDT टेथर स्टेबल कॉइन है। अब इसमें हम सिलेक्ट कर लेते हैं कि नेटवर्क, तो कौन से नेटवर्क पर फंड है। तो मेरा जो फंड है वो है TRC20 ब्लॉकचेन पर, तो TRC20 मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आ गया हमारा एड्रेस। अब इस एड्रेस को मैं कॉपी कर लूँगा, ये यहाँ से कॉपी। अब हम आ गए हैं वॉलेट में और वॉलेट से हम यहाँ पे रिसीव भी कर सकते हैं। रिसीव अगर करते हैं तो ये एड्रेस आ जाता है। अब ये एड्रेस का ऑप्शन है, लेकिन हमें ट्रांसफ़र करना है तो ट्रांसफ़र करने के लिए हम चलते हैं सेंड में। तो सेंड करता हूँ मैं। सेंड करने के लिए अब यहाँ पे एड्रेस चाहिए, तो हम यहाँ पे एड्रेस डाल देते हैं जो हमने कॉपी किया था। उसके बाद यहाँ पे डालना है कितना अमाउंट आपको ट्रांसफ़र करना है, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 10 USDT, $10 मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अब मैं कर देते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ फ़ीस लग रही है क्योंकि किसी भी ट्रांजेक्शन में फ़ीस आपको लगती है। अब मैं कर देता हूँ कंटिन्यू। अब ये ट्रांजेक्शन वेरीफाई हो रहा है। जैसे आपको मैंने बताया था नोड्स और वैलिडेटर, तो नोड्स पे ये ट्रांजेक्शन गया है एज ए ब्लॉक और एक ट्रांजेक्शन हैश आईडी जनरेट होगा और फिर ये वैलिडेट होगा और फिर हमारा डिपॉजिट हो जाएगा KuCoin एक्सचेंज पर। अब इसमें ये एक कन्फर्मेशन मांग रहा है जो मेरे फ़ोन पे गई है, तो मैं इसे कंफर्म कर देता हूँ अपने फ़ोन से। ये मैंने कंफर्म कर दिया है ट्रांजेक्शन। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो चुका है और यहाँ पे 10 USDT यहाँ से ट्रांसफ़र हो चुका है और ये एड्रेस आ रहा है और इसको ओपन करके देख लेते हैं कुछ और डिटेल्स।
तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दिखा रहा है जिस एड्रेस से ये गया है, और 2 में दिखा रहा है जिस एड्रेस में ये फ़ंड डिपॉजिट हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ट्रांजेक्शन आईडी है। अब ये जो ट्रांजेक्शन आईडी है, इस ट्रांजेक्शन आईडी से आप ब्लॉकचेन पर ट्रांजेक्शन को चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। और ये जो ब्लॉकचेन का एक्सप्लोरर होता है ये ओपन लेजर होता है, कोई भी ट्रांजेक्शन को वेरीफाई या फिर चेक कर सकता है। दोस्तों ये जो है ये ट्रांजेक्शन हैश आईडी है, इसे हम कॉपी कर लेते हैं और ये कॉपी हो चुकी है। अब यहाँ से ये जो लिंक ओपन करने का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से हम ब्लॉकचेन के एक्सप्लोरर पर जा सकते हैं और इस ट्रांजेक्शन को ट्रैक कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम हैश आईडी जो कॉपी किया था ट्रांजेक्शन हैश, वो डाल देते हैं और एंटर कर देते हैं। तो यहाँ पे भी ट्रांजेक्शन की सारी डिटेल आ चुकी है। आप देख सकते हैं ये $10 दिखा रहा है और कहाँ गया है ये फ़ंड दिखा रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कितने ब्लॉक्स वैलिडेट हुए, 125 ब्लॉक्स वैलिडेट हुए हैं। तो इस तरह से ये सारी डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब देख लेते हैं कि हमारे KuCoin एक्सचेंज पर फ़ंड आया है या नहीं आया है। तो हम चलते हैं डिपॉजिट में, और डिपॉजिट हिस्ट्री में आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो बैलेंस है वो आ चुका है। और व्यू ट्रांजेक्शन स्टेटस में स्टेटस वगैरह सब चेक कर सकते हैं, ये कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे हम बिटकॉइन की जो क्वांटिटी होती है वो समझते हैं। तो बिटकॉइन आज की डेट में आप देख सकते हैं कि कितना महंगा है। एक बिटकॉइन की प्राइस आज की डेट में लगभग 50 से 60 लाख रुपए है, या फिर फ्यूचर में और ज़्यादा भी हो सकती है। तो आज की डेट में बिटकॉइन का एक क्वांटिटी ख़रीदना बहुत मुश्किल है। तो इसी का सॉल्यूशन ये है कि बिटकॉइन का जो क्वांटिटी होता है वो फ्रैक्शन में डिवाइड है। दोस्तों आपने स्टॉक मार्केट में ये देखा होगा कि कोई शेयर अगर है जिसका प्राइस 10,000, 20,000 या फिर 50,000 है, तो वहाँ पे उसका एक क्वांटिटी बाई करना ज़रूरी होता है। एक क्वांटिटी से कम आप खरीद नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे बिटकॉइन में ऐसा नहीं है। बिटकॉइन को आप पॉइंट के बाद भी खरीद सकते हैं, फ्रैक्शन में खरीद सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आप बिटकॉइन की सिर्फ एक सतोशी को भी बाई कर सकते हैं। ये पॉइंट के बाद इतने ज़ीरो हैं और ये 1 है, तो एक सतोशी भी आप खरीद सकते हैं, 10 सतोशी भी खरीद सकते हैं। तो ये जो पॉइंट के बाद 000 के बाद ये 1 है, यानी कि ये सतोशी है। तो ये जो है ये 10 मिलियन सतोशी है, ये 1 मिलियन सतोशी है, ये 100 के सतोशी है। इस तरह से आप इसको फ्रैक्शन के बाद भी खरीद सकते हैं। तो हम एक लाइव एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने गूगल पे सर्च कर लिया INR to BTC। तो अगर मुझे 100 रुपये का बिटकॉइन ख़रीदना है तो कितना आएगा, तो ये 0.4019 क्वांटिटी में आएगा। यहीं अगर मुझे 1,000 रुपये का ख़रीदना है तो 00019 आएगा। अगर मुझे 10,000 रुपये का ख़रीदना है तो 0019 आएगा। तो इस तरह से बिटकॉइन की क्वांटिटी वर्क करती है। दोस्तों यहाँ पे ये कुछ टर्म्स है जो शॉर्ट फॉर्म में है, और इनको आपको जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी सारे न्यूज़ आर्टिकल्स या फिर ग्रुप कन्वर्सेशन में कोई बातें हो रही होंगी किसी न्यूज़ से रिलेटेड, तो वहाँ पे अगर कोई शॉर्ट फॉर्म यूज़ किया है तो वहाँ पे आपको समझ नहीं आएगा कि वहाँ पे क्या टर्म यूज़ किया है और उसका क्या मीनिंग है। तो चलते हैं, सबसे पहला जो टर्म है वो है डेयर। डेयर जब भी किसी न्यूज़ आर्टिकल या फिर किसी इन्फ्लुएंसर से आपको किसी प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन या फिर रिसर्च आपको मिलती है तो वहाँ पे ये वर्ड यूज़ किया जाएगा डेयर, जिसका मीनिंग होता है डू योर ऑन रिसर्च, यानी कि उन्होंने जो भी आपको बताया है तो उसको आपको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, वहाँ पे आपको अपनी भी रिसर्च करना है। उसके बाद आ जाता है मार्केट कैप। मार्केट कैप डिफाइंड होती है सर्कुलेटिंग सप्लाई, जो भी प्रोजेक्ट है उसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई और टोकन का जो प्राइस होता है वो दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं। मल्टीप्लाई होने के बाद मार्केट कैप निकल के आता है। मार्केट कैप वेरिएबल होता है, कम ज़्यादा हो सकता है। उसके बाद आ जाता है फियाट। अब फियाट क्या है, जैसे हमारे इंडिया की करेंसी INR, अमेरिका की USD, यूरो, तो ये सभी फियाट में आते हैं। उसके बाद आ जाता है पंप एंड डंप। अब ये पंप एंड डंप क्या है, देखो क्या होगा जब भी मार्केट में किसी कॉइन का प्राइस अगर आर्टिफिशियल तरीके से पंप हुआ है और अचानक से वो गिरने लग गया है तो वहाँ पे ये टर्म यूज़ किया जाएगा कि ये पंप एंड डंप हुआ है। अब ये जो प्राइस में अनएक्सपेक्टेड मूव होता है वहाँ पे पंप एंड डंप का यूज़ इसलिए किया जाता है क्योंकि ये व्हेल्स या फिर किसी ग्रुप के थ्रू मैनिपुलेटेड मूव लाया जाता है मार्केट में। उसके बाद आ जाता है होडल। जैसे होल्ड होता है वैसे ही होडल होता है। होडल में आप किसी भी प्रोजेक्ट या फिर क्रिप्टो में अगर आप लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो फिर
छोटे मोटे जो डाउन मूवमेंट होते हैं उसमें आप डरे ना और उसको होल्ड रखें, इसलिए इस टर्म को यूज़ किया जाता है। तो इसका ये जो फुल फॉर्म है होल्ड ऑन फॉर डियर लाइफ। उसके बाद आ जाता है फोमो। फोमो का मीनिंग होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। फोमो का यूज़ कहाँ पे किया जाता है? जब मार्केट में काफ़ी सारी ग्रीन कैंडल्स देखने को मिलेगी, मार्केट सिर्फ बाय में जाता हुआ दिखेगा, तो लोग फोमो में आ जाते हैं और ब्लाइंडली मार्केट में एंट्री करते हैं और मार्केट में पैसा डालते रहते हैं किसी भी प्राइस पॉइंट पे। तो ऐसे सेंटीमेंट में फोमो वर्ड का यूज़ किया जाता है। उसके बाद आ जाता है फर्ड। फर्ड क्या होता है? अब ये हो सकता है कोई न्यूज़ आर्टिकल आया हो और उसकी वजह से मार्केट डाउन जा रही हो, तो फर्ड वर्ड का यूज़ किया जाएगा, जिसका मीनिंग है फियर, अनसर्टेनिटी, डाउट। उसके बाद आ जाता है POW, जिसका फुल फॉर्म है प्रूफ ऑफ वर्क। अब ये जो POW है ये बिटकॉइन, इथेरियम और इनकी ब्लॉकचेन की जो एल्गोरिदम है माइनिंग के ऊपर बेस्ड है, इसलिए वहाँ पे प्रूफ ऑफ वर्क POW का यूज़ किया जाता है। उसके बाद आ जाता है बियर एंड बुल। बियर एंड बुल क्या है? बियर एंड बुल तो आप जानते ही होंगे, जब मार्केट बाई साइड में जाता है तो मार्केट को कहा जाता है बुलिश, और बुलिश का ही शॉर्ट फॉर्म है बुल। उसके बाद जब मार्केट क्रैश होती है या फिर मार्केट में डाउन साइड की मूवमेंट ज़्यादा होती है, तब मार्केट में कहा जाता है बेरिश मूवमेंट है, और बेरिश का शॉर्ट फॉर्म है बियर। उसके बाद आ जाता है ATH, जिसका फुल फॉर्म है ऑल टाइम हाई। जब मार्केट प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दे और जब नया हाई मार्केट में बन जाए तो उस नए हाई को बोलते हैं मार्केट में ऑल टाइम हाई, ATH। उसके बाद आ जाता है अल्ट कॉइन। अब ये अल्ट कॉइन आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि मैक्सिमम लोग अल्ट कॉइन में ही ट्रेड करते हैं, क्योंकि बिटकॉइन और इथेरियम और दूसरे जो कॉइन है वो काफ़ी महंगे हो चुके हैं। और बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट का ऐसा डॉन है जिसको पकड़ना बहुत ही मुश्किल है। अब इतना महंगा बिटकॉइन है। अब ऐसे में आपको अच्छा प्रॉफिट कमाने के लिए जो लो मार्केट कैप हो या फिर सस्ते हों, ऐसे कॉइन आपको प्रॉफिट देते हैं, और ऐसे ही कॉइन को अल्ट कॉइन कहा जाता है। उसके बाद आ जाता है POS, प्रूफ ऑफ स्टेक। अब ये प्रूफ ऑफ स्टेक, जो भी प्रोजेक्ट या फिर कॉइन जिनकी ब्लॉकचेन प्रूफ ऑफ स्टेक पर वर्क कर रही हो, वहाँ पे POS टर्म का यूज़ किया जाता है। उसके बाद आ जाता है वेल। अब ये वेल क्या है? ऐसे इंस्टीट्यूशन या फिर ऐसे इन्वेस्टर होते हैं जो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा क्रिप्टो होल्डिंग करते हों और जिनके ट्रांजेक्शन से मार्केट में अनसर्टेनिटी या फिर रूमर फैलने लग जाते हैं, तो ऐसे इन्वेस्टर वेल्स की कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद आ जाते हैं FA। अब ये FA क्या है? ये है फंडामेंटल एनालिसिस। अब ये जो फंडामेंटल एनालिसिस, ये किसी भी प्रोजेक्ट में आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले करना होता है। किसी भी प्रोजेक्ट की नॉलेज आपको होना ज़रूरी है, तो इसलिए फंडामेंटल एनालिसिस किया जाता है। उसके बाद आ जाता है TA का फुल फॉर्म है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस किसी भी प्रोजेक्ट का प्राइस चार्ट की प्रीवियस हिस्ट्री के अकॉर्डिंग सपोर्ट एंड लेवल्स निकालने के लिए टेक्निकल एनालिसिस किया जाता है। उसके बाद आ जाता है फियाट। फियाट वो करेंसी होती है जो गवर्नमेंट इशू करती है। अब यहाँ पे हम डिफरेंस देखने वाले हैं कॉइन वर्सेस टोकन्स। कॉइन और टोकन में क्या डिफरेंस है, तो ये समझते हैं। अभी जो कॉइन है ये फिज़िकल करेंसी को रिप्लेस करने के लिए आए हैं, जैसे बिटकॉइन है, इथेरियम है। और ये जो टोकन है ये किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की डिजिटल एसेट होती है। उसके बाद ये जो कॉइन होते हैं इनकी खुद की अपनी एक ब्लॉकचेन होती है, और ये जो टोकन होते हैं ये खुद की ब्लॉकचेन पे नहीं होते हैं, ये किसी कॉइन की ब्लॉकचेन पे ऑपरेट होते हैं, इनकी खुद की ब्लॉकचेन नहीं होती है। अब ये जो कॉइन है इनका जो मेन पर्पस है वो है पेमेंट। ये आए हैं फिएट को रिप्लेस करने के लिए। उसके बाद ये जो टोकन है ये पेमेंट के लिए भी यूज़ किए जा सकते हैं, और डिजिटल एग्रीमेंट या फिर डिजिटल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को साइन करने के लिए इनका यूज़ किया जा सकता है। उसके बाद ये जो कॉइन्स है इनकी नेटिव चेन होती है खुद की, और उसी पे ये रन करते हैं। और वहीं पे ये जो टोकन्स होते हैं ये किसी और ब्लॉकचेन पर भी सपोर्ट कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कॉइन्स की जो एग्जांपल है बिटकॉइन और इथेरियम है, वहीं पे टोकन्स की एग्जांपल काफ़ी सारे हैं जो यूटिलिटी और डाओ में यूज़ होते हैं। दोस्तों ये जो सारी बातें हैं ये आपको किसी भी प्रोजेक्ट की रिसर्च और किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से पहले रिसर्च करने में काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली है। और फिर क्या होता है ना, आप कहीं पे भी किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में आप कहीं से सुनेंगे, और जब आप खुद से रिसर्च करना सीखेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, और काफ़ी ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा जब आप खुद से रिसर्च करना सीखेंगे। अब यहाँ पे कुछ डिफरेंट टाइप्स की क्रिप्टो एसेट्स हैं जिनको समझ लेते हैं कि वो क्या होती है, कैसे काम करती है। तो सबसे पहले ये कुछ पेमेंट करेंसीज होती हैं जो पेमेंट का काम करती है, जो बेसिकली फियाट को रिप्लेस करने के लिए आई है।
जैसे बिटकॉइन है, और इनका यूज़ आप पेमेंट के लिए कर सकते हैं, शॉपिंग, परचेसिंग, गुड्स एंड सर्विसेज। उसके बाद आ जाता है ब्लॉकचेन इकोनॉमीज़। ब्लॉकचेन इकोनॉमीज़ में जैसे इथीरियम है और सोलाना है, उस तरह के प्रोजेक्ट्स आते हैं जिनकी ब्लॉकचेन का यूज़ करके आप अपने खुद के टोकन बना सकते हैं और खुद के टोकन लॉन्च कर सकते हैं। अलाउ यू टू क्रिएट योर ओन डिजिटल एसेट्स ऑन देयर प्लेटफॉर्म। तो जैसे इथीरियम है, सोलाना है, वो अलाउ करते हैं आपको कि आप उनके प्लेटफॉर्म का यूज़ करें और अपने खुद के डिजिटल एसेट्स क्रिएट करके लॉन्च करें। तो आप अपने खुद के डिजिटल एसेट्स या फिर टोकन भी बना सकते हैं। उसके बाद आ जाता है प्रिवेसी कॉइन्स। प्रिवेसी कॉइन्स ऐसे कॉइन्स होते हैं जिनके ट्रांजेक्शन ट्रैक नहीं किए जा सकते हैं और जिनका मेन फोकस होता है प्राइवेसी के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद आ जाते हैं स्टेबल कॉइन। स्टेबल कॉइन बेसिकली जो हमारी फियाट मनी है, आईएनआर है या फिर डॉलर है, तो डॉलर के पेस्ट में यूएसडीटी क्रिप्टो है, तो ऐसे क्रिप्टो स्टेबल कॉइन्स में आते हैं जिनका मेन फोकस ये होता है कि उनका जो वैल्यू है वो फियाट के अकॉर्डिंग सेम रहे, स्टेबल रहे, बाकी क्रिप्टो की तरह उनका वैल्यू अप डाउन ना हो, स्टेबल रहे। उसके बाद यूटिलिटी कॉइन्स होते हैं जिनका यूज़ ब्लॉकचेन बेस्ड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के लिए किया जाता है। उसके बाद सिक्योरिटी कॉइन्स आ जाते हैं। सिक्योरिटी कॉइन्स का यूज़ क्राउड फंडिंग में किया जाता है। उसके बाद आ जाते हैं नॉन फंजिबल टोकन्स। नॉन फंजिबल टोकन आपने एनएफटी सुना होगा। अब ये जो एनएफटी है ये पिछले बुल रन से काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में आया है और एनएफटी का यूज़ किसी भी आर्ट या फिर कलेक्टिबल को एनएफटी से टोकनाइज़ किया जाता है और टोकनाइज़ करने के बाद कोई भी उसकी डुप्लीकेट कॉपी मार्केट में नहीं ला सकता है। जो ओरिजिनल कॉपी है वो आप सेल कर सकते हैं या फिर उसका ऑक्शन कर सकते हैं। तो इस तरह से एनएफटी काम करता है। एनएफटी के बाद में हम चलते हैं डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस की तरफ। अब ये जो डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस क्रिप्टो स्पेस में आया है, इसमें बहुत कुछ है, जैसे पेमेंट सॉल्यूशन है, फाइनेंस सॉल्यूशन है। आप अपने क्रिप्टोज़ को कोलेटरल यूज़ कर सकते हैं, आप अपने क्रिप्टोज़ के बदले में लोन ले सकते हैं। तो ये एक बहुत शानदार ही इनिशिएटिव्स है। तो ये डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस इस तरह से काम करता है। अब ये जो सारे क्रिप्टो एसेट्स हैं इनका सभी का ट्रेडिंग में कहीं ना कहीं यूज़ होने वाला है। जैसे स्टेबल कॉइन है, स्टेबल कॉइन में यूएसडीटी आता है, यूएसडीटी का आपको ट्रेडिंग में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला है। उसके बाद ये जो बाकी सारे कॉइन्स हैं इनका आप अपने से भी गूगल पर रिसर्च कर सकते हैं और अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जितनी आप रिसर्च करेंगे उतना आप कॉन्फिडेंस रहेंगे और जितना कॉन्फिडेंस आप में आएगा उतना ज़्यादा आप मार्केट से पैसा बना पाएंगे। वाई क्रिप्टो मार्केट बेटर देन एनी अदर मार्केट। क्रिप्टो मार्केट पूरी दुनिया में और दुनिया के किसी भी मार्केट से सबसे अलग है। और ये क्यों बेटर है किसी भी अदर मार्केट से, ये समझते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला तो इसका जो नेचर है डिसेंट्रलाइज, यहाँ पे कोई पर्टिकुलर कोई सेंट्रलाइज अथॉरिटी नहीं है जो इसको कंट्रोल करे और इसको मैनिपुलेट करे। तो यहाँ पे मैनिपुलेशन होने के काफ़ी ज़्यादा कम चांसेस होते हैं, इसलिए पर्सनली मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। उसके बाद नेक्स्ट है हाई रिटर्न्स। क्रिप्टो मार्केट ने जो पिछले कुछ सालों में रिटर्न दिए हैं वो दुनिया के किसी भी मार्केट ने इतना रिटर्न नहीं दिए जितने क्रिप्टो मार्केट ने दिए हैं। तो मैं कुछ आपको लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ कि क्रिप्टो मार्केट ने कितने शानदार रिटर्न दिए हैं और ये क्यों बेस्ट है। दोस्तों आपके सामने बिटकॉइन का चार्ट है और हम पिछले 10 सालों का रिटर्न देखने वाले हैं कि 10 सालों में इसने कितना रिटर्न दिया है। दोस्तों हम आ गए हैं यहाँ पे बिटकॉइन और एप्पल के चार्ट पे, और आप यहाँ पे देख सकते हैं बिटकॉइन ने जून 15 से जो लास्ट लो था बिटकॉइन का, वहाँ से करंट की जो बिटकॉइन की पोजीशन है वहाँ तक कितना रिटर्न दिया है। 35,479% का रिटर्न बिटकॉइन ने दिया है। और यहाँ पे वहीं आप एप्पल का चार्ट देखिए, एप्पल ने जून 15 से कितना रिटर्न दिया है, तो सिर्फ 827% का रिटर्न दिया है, जो कि काफ़ी कम है। तो इतने बड़े डिफरेंस के बाद आप समझ सकते हैं कि पूरी दुनिया क्रिप्टो को लेके कितना क्रेज़ी है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पे, हम ले लेते हैं मेटा, फेसबुक। अब फेसबुक ने पिछले कुछ सालों में कितना रिटर्न दिया है देख लेते हैं। आप देख सकते हैं फेसबुक ने सिर्फ 600% का रिटर्न दिया है। अब और कोई कंपनी देख लेते हैं,
हम ले लेते हैं टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स ने कितना रिटर्न दिया 2015 से, तो 2015 के बाद से यहाँ पे एक ये डंप आया था। ये डंप के बाद से मैं काउंट कर रहा हूँ, अगर यहाँ से काउंट करेंगे तो काफ़ी कम रिटर्न है। ये डंप के बाद से रिटर्न अगर देखते हैं तो सिर्फ 1600% का रिटर्न है, जो कि बहुत कम है। अब मैं आपको बताता हूँ कि बिटकॉइन से लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पैसा कैसे बनाया है। अब यहाँ पे हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि अगर बिटकॉइन में आपने उस टाइम पे अगर सिर्फ 10,000 डाला होता और गेन यहाँ पे आपको 35,000, राउंड फिगर में ले लेता हूँ 35,000, तो 35,000 का अगर गेन मिला होता, आपके ऑलमोस्ट 10,000 रुपये से 35 लाख रुपए बन गए होते हैं। तो पूरी दुनिया में क्रिप्टो मार्केट ही है जो इतना रिटर्न आपको दे सकता है। अब बिटकॉइन तो आपके हाथों से निकल गया। अब बिटकॉइन जो है वो क्रिप्टो मार्केट का डॉन है, और डॉन को पकड़ना मुश्किल है नहीं, नामुमकिन है। लेकिन बिटकॉइन के जो अल्टरनेटिव्स है, जिनको हम अल्ट कॉइन बोलते हैं, उनमें आप पोजीशन बना के और प्रॉफिट अच्छा खासा निकाल सकते हो। दोस्तों, हमने बात कर ली हाई रिटर्न्स की। अब हम बात कर लेते हैं 24/7 मार्केट। अब ये 24/7 मार्केट क्या है? क्रिप्टो मार्केट 24 आवर चलती है और हफ्ते के 7 दिन चलती है। सैटरडे संडे क्रिप्टो मार्केट में ऑफ नहीं होता है, मार्केट चलती रहती है। अब अगर इंडियन मार्केट की हम बात करें तो इंडियन मार्केट मॉर्निंग में 9:15 बजे खुलती है और क्लोजिंग होती है 3:30 बजे, और उसके बाद आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं। वैसे ही किसी और कंट्री के भी अलग अलग टाइमिंग के क्राइटेरिया हैं, और ऑलमोस्ट सभी कंट्रियों में स्टॉक मार्केट सैटरडे संडे को क्लोज रहता है, लेकिन क्रिप्टो मार्केट आप 24/7 ट्रेड कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप में से किसी की जॉब हुई तो आप पार्ट टाइम भी क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड करके कुछ अर्निंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट डिसेंट्रलाइज होने की वजह से आपको सेल्फ कस्टडी मिलती है, जिसका मतलब ये है कि आप अपने जो फंड्स हैं उनको आप अपने हार्डवेयर या फिर सॉफ्टवेयर वॉलेट में भी होल्ड करके रख सकते हो। क्या होता है, जैसे आपको बिटकॉइन को या फिर किसी और क्रिप्टो को 10 साल 20 साल होल्ड करके रखना है, तो आप उनको अपने सेल्फ कस्टडी वॉलेट में रख सकते हैं, और वो वॉलेट ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन भी हो सकते हैं, और जिससे होगा ये कि आपके क्रिप्टोज़ को कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा और ना कोई हैक कर पाएगा। उसके बाद आता है ग्लोबल नेचर। अभी ग्लोबल नेचर क्या है? अब इंडियन मार्केट में किसी और कंट्री के सिटीज़न को अगर इन्वेस्टमेंट करना हो तो काफ़ी सारे रूल्स हैं जो फॉलो करना होंगे, या फिर आपको अगर यूएस मार्केट में अगर इन्वेस्टमेंट करना हो तो वहाँ के कुछ और रूल्स होंगे जिन्हें आपको फॉलो करना होगा। तो काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शन होते हैं ट्रेडिशनल स्टॉक मार्केट में, लेकिन क्रिप्टो मार्केट का जो नेचर है वो ग्लोबल नेचर है। यहाँ पे आप देखेंगे कि किसी भी कंट्री का कोई भी बंदा आके क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, और इसी ग्लोबल नेचर की वजह से ही हमें यहाँ पे हाई रिटर्न देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं हाई लिक्विडिटी एज़ कम्पेयर टू स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी भी कम होती है, वॉल्यूम भी काफ़ी ज़्यादा कम होता है। क्रिप्टो मार्केट में इसके ग्लोबल नेचर होने की वजह से ही हाई लिक्विडिटी होती है, और हाई लिक्विडिटी की वजह से ही आपको काफ़ी सारे बेनिफिट होते हैं। और क्या क्या बेनिफिट होते हैं, जैसे कि क्रिप्टो मार्केट में काफ़ी कम फीस लगती है, और आपके ऑर्डर भी काफ़ी अच्छे से एग्जीक्यूट हो जाते हैं, और ट्रेडिंग का आपको एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिलता है हाई लिक्विडिटी होने की वजह से। उसके बाद आता है हाई लिवरेज। यहाँ पे आपको क्रिप्टो के जो ब्रोकर हैं, जो एक्सचेंजेस हैं, वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा लिवरेज देखने को मिलता है। इवन काफ़ी सारे एक्सचेंज आपको 100x का भी लिवरेज ऑफ़र करते हैं। तो हाई लिवरेज का आप ये एडवांटेज उठा सकते हो कि आपका अगर 1,000 रुपये का कैपिटल है तो आप उस 1,000 रुपये के कैपिटल से 10,000 रुपये का भी ट्रेड ले सकते हो, एवं 1 लाख तक का भी आप ट्रेड ले सकते हो। तो ये पावर होता है लिवरेज का। ग्लोबल नेचर होने की वजह से वॉलेटिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा होती है, और वॉलेटिलिटी की वजह से ही आप इसमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आप बढ़िया प्रॉफिट इसमें कमा सकते हैं। उसके बाद इसका जो ग्लोबल नेचर है और हाई लिक्विडिटी है, इसी की वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा कम फीस देखने को मिलती है। अगर हम किसी भी तरह के ट्रेड करते हैं, फ्यूचर हो, ऑप्शन हो या फिर स्पॉट ट्रेडिंग हो, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कम फीस हमें देखने को मिलती है। उसके बाद सेल्फ कस्टडी होने की वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी आपको क्रिप्टो मार्केट में मिलती है। तो ये सारे बेनिफिट है। अब इनमें से आपको कौन सा बेनिफिट ज़्यादा अच्छा लगा है वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले ये समझ लेते कि
स्पॉट ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग क्या है और दोनों में क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों अगर स्पॉट ट्रेडिंग की बात करो, स्पॉट ट्रेडिंग में अगर आप किसी क्रिप्टो को बाई करते हैं तो यहाँ पे ऑनरशिप की बात करें तो स्पॉट ट्रेडिंग में आपको ऑनरशिप मिलती है। जिस क्वांटिटी का या फिर जितने अमाउंट का आप क्रिप्टो बाई करते हैं तो वो आपके वॉलेट में आ जाएगा और आप उस क्रिप्टो के ऑनर रहेंगे, उस कॉइन के ऑनर रहेंगे जितनी क्वांटिटी का आपको मिलेगा, और आप उतनी क्वांटिटी किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं या फिर खुद के वॉलेट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं या फिर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं उस क्रिप्टो को। अब स्पॉट में अगर आप बाई करते हैं और होल्ड करते हैं तो ना तो उसकी एक्सपायरी होगी, ना ना तो वो कभी ज़ीरो होगा। जितनी क्वांटिटी आपने बाई की है उसके अकॉर्डिंग अगर प्राइस डाउन भी आता है तो टोकन उतने ही रहेंगे। अगर आपने 100 क्वांटिटी बाई किया है और अगर प्राइस डाउन जाता है तो आपके टोकन कम नहीं होंगे, 100 क्वांटिटी रहेंगे। जब उस टोकन का प्राइस वापस बढ़ जाएगा, जब आपको प्रॉफिट होने लगेगा तो आप प्रॉफिट में सेल करके उससे बाहर हो सकते हैं। लेकिन फ्यूचर में ऐसा नहीं है। फ्यूचर में आप उसको होल्ड नहीं कर सकते हैं, आपको पोजीशन क्लोज करना होगी। फ्यूचर में ये ज़रूर है कि एक्सपायरी नहीं होती है। यहाँ पे परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते हैं जिनकी वजह से एक्सपायरी नहीं होती है, लेकिन आप उन टोकन को किसी और वॉलेट में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड फ्यूचर्स होते हैं। आपने जिस एक्सचेंज पे फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट ओपन किए हैं उसी एक्सचेंज पर आपको क्लोज करना होंगे। उसके बाद अगर बात करें प्रॉफिट की तो स्पॉट ट्रेडिंग में आप मैक्सिमम टाइम बाई साइड के लिए ही बैठते हैं क्योंकि आप किसी टोकन को बाई करेंगे तो ये स्पेकुलेशन से करेंगे कि उसका प्राइस बढ़ेगा तब हमें प्रॉफिट होगा। लेकिन फ्यूचर ट्रेडिंग की अगर बात करें तो फ्यूचर ट्रेडिंग में आप बाई साइड के अलावा सेल साइड के लिए भी बैठ सकते हैं, यानी कि उसको शॉर्ट कर सकते हैं। अगर उसका प्राइस गिरेगा तब भी आपको प्रॉफिट होगा। तो स्पॉट ट्रेडिंग में मैक्सिमम टाइम बुल रन में काम किया जाता है और फ्यूचर ट्रेडिंग में बुल रन और बियर मार्केट में भी काम किया जा सकता है। उसके बाद अगर बात करें कैपिटल रिक्वायरमेंट की तो स्पॉट ट्रेडिंग में आपको जितना टोकन, जितना वैल्यू का क्रिप्टो बाय करना है उतना वैल्यू का आपके अकाउंट से बैलेंस डिडक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर फ्यूचर की बात करें तो आपको वहाँ पे लिवरेज मिलता है। आप अगर $100 से ट्रेड कर रहे हैं तो $1000 का आप कॉन्ट्रैक्ट बाई कर सकते हैं, लॉन्ग या फिर शॉर्ट कर सकते हैं। या फिर कुछ एक्सचेंजेस आपको ऑफ़र करते हैं $100 से आप 100x का लिवरेज लेके और $10,000 तक का भी कॉन्ट्रैक्ट ओपन कर सकते हैं लॉन्ग या फिर शॉर्ट के लिए। उसके बाद बात करें लिक्विडिटी की तो लिक्विडिटी स्पॉट में अच्छी होती है और फ्यूचर में थोड़ी ज़्यादा होती है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, दोनों में ही लिक्विडिटी आपको अच्छी देखने को मिलेगी अगर आप अच्छा ब्रोकर या फिर अच्छा एक्सचेंज यूज़ कर रहे हैं तो। उसके बाद अगर बात करें तो प्राइस की तो स्पॉट में आपको जो सेम स्पॉट में जो प्राइस है, वैल्यू है, जिस टोकन का जो वैल्यू है वही प्राइस आपको देखने को मिलेगा। लेकिन फ्यूचर का प्राइस डिसाइड होता है स्पॉट प्राइस और प्रीमियम। अब ये जो फ्यूचर का जो प्राइस होता है वो स्पॉट के प्राइस से कम या फिर ज़्यादा हो सकता है। अब अगर आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अगर बिगनर है तो आप स्पॉट ट्रेडिंग में ही जाएं, क्योंकि अगर आप स्पॉट ट्रेडिंग करेंगे तो आप रिलैक्स रहेंगे, आपको किसी तरह का टेंशन नहीं रहेगा। क्योंकि फ्यूचर ट्रेडिंग एक रिस्की ट्रेडिंग होती है, यहाँ पे लॉस के भी चांसेस होते हैं और मैक्सिमम ट्रेडर मैंने देखा है फ्यूचर ट्रेडिंग में काफ़ी लॉस कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से स्पॉट ट्रेडिंग ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगी। और फ्यूचर ट्रेडिंग अगर करना है आपको तो फ्यूचर ट्रेडिंग में आप इंट्राडे कर सकते हैं या फिर स्कैल्पिंग कर सकते हैं। आपको सेम डे ट्रेड ओपन करना है, सेम डे में क्लोज कर दे, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। लेकिन आप स्पॉट में अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं जब तक वो प्रॉफिट में ना आ जाए, क्योंकि आपको स्पॉट में ये टेंशन नहीं रहेगा कि आपका अकाउंट ज़ीरो हो जाएगा। तो दोस्तों ये आप डिसाइड करें कि आपको स्पॉट करना है या फ्यूचर करना है। अगर फिर भी आपका फ्यूचर ट्रेडिंग में जाने का मन हो तो फ्यूचर ट्रेडिंग में आप कैपिटल कम डालें। आप ये कर सकते हैं कि स्पॉट ट्रेडिंग में आपने 80% पोर्टफोलियो डाल दिया और 20% फ्यूचर में डाल दिया। इस तरह से आप डाइवर्सिफाई करके रखें अपने पोर्टफोलियो को, ताकि आप एक सेफ साइड चल सकें। व्हाट इज़ लिवरेज? लिवरेज क्या है? लिवरेज समझ लेते हैं। लिवरेज बेसिकली आपके कैपिटल का बाइंग पावर बढ़ा देगा। अगर आपके पास 10,000 का कैपिटल है तो लीवरेज लेने के बाद, अगर आप 10 का लेवरेज लेते हैं और लीवरेज लेने के बाद आप 1,00,000 रुपये तक की भी बाइंग कर सकते हैं। तो ये एडवांटेज है लिवरेज का। एक लाइव एग्जांपल लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखें तो ये सपोज़ कीजिए ये आपका कैपिटल है 10,000 का, ये लिवरेज का बॉक्स है। यहाँ पे अभी 1 का लिवरेज है तो बाइंग पावर कितनी आएगी? 10,000 आएगी।
अब यहाँ पे प्राइस मूवमेंट है कि प्राइस मूवमेंट अगर परसेंटेज में 1% अप करता है तो आपको कितना प्रॉफिट होता है, कितना लॉस होता है, ये देखते हैं। तो लिवरेज अगर मैं कर देता हूँ 10 का, तो ये 10 का लिवरेज है। तो बाइंग पावर आपकी कितनी हो गई यहाँ पे, 1 लाख। अब यहाँ पे प्राइस का मूवमेंट आता है, सिर्फ 1% आता है, तो आपका जो प्रॉफिट होता है वो यहाँ पे होता है 1,000 रुपये। अब ये जो प्रॉफिट हुआ है ये बाइंग पावर 1 लाख के अकॉर्डिंग आपका प्रॉफिट हुआ है, लेकिन एक्चुअल कैपिटल के अकॉर्डिंग आपका जो 10,000 था, अगर 1% प्राइस में मूवमेंट होता तो आपको 100 रुपये का प्रॉफिट होना था, लेकिन आपकी बाइंग प्राइस लिवरेज की वजह से बढ़ गई थी, इसलिए आपको प्रॉफिट हुआ 1,000 रुपये का। अब यहाँ पे अगर प्राइस में 10% का मूवमेंट होता है तो आपको ऑलमोस्ट जो प्रॉफिट होने वाला है वो होने वाला है 10,000 रुपये का। अब आपका तो कैपिटल हो गया डबल, क्योंकि आपका कैपिटल था 10,000, 1 लाख की बाइंग पावर से आपने 10% का मूवमेंट कैप्चर किया तो आपका प्रॉफिट हो गया 10,000 रुपये का। तो आपने तो कर लिया एक ही दिन में डबल। लेकिन दोस्तों लिवरेज का जितना एडवांटेज है उतना ही डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि प्राइस हमेशा बाई में तो जाएगा नहीं, हो सकता है डाउन भी आ जाए। तो अगर डाउन में आता है -1% करते हैं तो आपको 1,000 रुपये का लॉस हो जाएगा और आपके पास जो कैपिटल बचेगा वो 9,000 रुपये बचेगा। और अगर प्राइस में कोई बड़ा मूवमेंट आया है और आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया है और प्राइस में अगर -10% का मूवमेंट आ गया तो आपका तो लॉस हो गया 10,000 रुपये का। अब 10,000 का लॉस हुआ और आपका कैपिटल था 10,000, तो ये तो आपका बैलेंस पूरा साफ हो गया। आप तो फ्यूचर ट्रेडिंग के इस तरह से एडवांटेज हैं और डिसएडवांटेज भी है। अगर आपने फ्यूचर ट्रेडिंग में बिना स्टॉप लॉस लगाए काम किया तो आपका अकाउंट भी साफ़ हो सकता है। और क्रिप्टो मार्केट ऐसा है कि 5-10% की मूवमेंट तो पलक झपकते ही आ जाती है। तो व्हाट इज़ लिक्विडेशन? लिक्विडेशन क्या है? एक ट्रेडर ने लॉन्ग या फिर शॉर्ट की पोजीशन ओपन करने के बाद प्राइस आपकी डायरेक्शन के अगेंस्ट में जा रहा है, आपने बाय का पोजीशन लिया और मार्केट सेल की साइड में जा रहा है और आपका जो लॉस हो रहा है वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है और आपके अकाउंट की वैल्यू के आसपास अगर आ जाता है तो वो होता है लिक्विडेशन। यहाँ पे लिक्विडेशन में आपका पूरा अकाउंट साफ़ हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए आप इसमें और फंड ऐड करें तो हो सकता है आपका अकाउंट बच जाए। अब लिक्विडेशन से बचने के लिए क्या कर सकते हैं? लिक्विडेशन से बचने के लिए आप स्टॉप लॉस का यूज़ कर सकते हैं या फिर लिवरेज कम ले सकते हैं, कम से कम यूज़ करें। उसके बाद आप मार्जिन रेशो के बारे में समझें, उसको मॉनिटर करें और अगर लिक्विडेशन के आसपास आपका फ़ंड आने लग जाता है तो आप थोड़ा सा और फंड ऐड कर सकते हैं या फिर अपनी पोजीशन को रिड्यूस कर सकते हैं, पोजीशन को हाफ कर दें। अगर आपने 100 क्वांटिटी बाई किया हुआ है, लॉन्ग किया हुआ है, या तो फिर आप उसको कट करके 50 क्वांटिटी कर दीजिए, तो हो सकता है आप लिक्विडेशन से बच सकते हैं। तो फ्यूचर ट्रेडिंग के इस तरह से एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि मिनिमम कैपिटल कितना होना चाहिए ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो उसके लिए मैं कुछ एग्जांपल रखूँगा आपके सामने ताकि आपको खुद को समझ में आ जाए कि ट्रेडिंग करने के लिए कितना कैपिटल रिक्वायरमेंट होगा। दोस्तों ये मैं अपना Coin-D6 का अकाउंट लॉगिन कर रहा हूँ। दोस्तों ये मेरा अकाउंट लॉगिन हो चुका है, ये मेरा प्रोफाइल है। उसके बाद चलते हैं वॉलेट में। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने क्रिप्टो मार्केट को स्टार्ट करने से पहले इंडियन मार्केट में स्टॉक ट्रेडिंग और फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग भी की हुई है, लेकिन मैं उस टाइम पर जॉब करता था और जॉब की वजह से मैं कंफर्टेबल नहीं हो पाता था इंडियन मार्केट में ट्रेड करने के लिए। और उसके बाद में फिर मैंने क्रिप्टो के बारे में समझा और साइड में मैंने क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की थी। मेरा स्टार्टिंग से लॉन्ग टर्म का गोल था, लॉन्ग टर्म का विज़न था कि लॉन्ग टर्म में अगर कुछ अच्छा प्रॉफिट बनेगा तभी मैं विड्रॉल करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि 2019 में मैंने इन्वेस्ट किया था ये पैसा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने जब विड्रॉल स्टार्ट किया तो विड्रॉल मैंने कब स्टार्ट किया, तो 22 से मैंने स्टार्ट किया, मार्च 22 से। तो यहाँ पे मुझे एक स्पेसिफिक इतना मेरा टारगेट अचीव होगा तभी मैं इसमें से कुछ पैसा निकालूंगा। तो वो मेरा एक जो गोल था वो सेट हो गया, वो टारगेट अचीव हो गया। उसके बाद फिर मैंने यहाँ से विड्रॉल करना स्टार्ट किया। तो मेरे जो डिपॉज़िट है और जो विड्रॉल की लिस्ट है, तो डिपॉज़िट के कंपैरिजन में विड्रॉल की लिस्ट काफ़ी बड़ी है और
और ड्यूरेशन भी काफ़ी ज़्यादा है। तो इस तरह से है दोस्तों। इन सभी ट्रांजेक्शन को अभी मैंने कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद हम देखते हैं कि एक्चुअल में मुझे कितना गेन क्रिप्टो मार्केट से मिला है। तो हम यहाँ पे एक्सेल में पेस्ट कर देते हैं और ज़रा कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमने कितनी इन्वेस्टमेंट की थी और कितना हमने मार्केट से गेन निकाला है। तो दोस्तों जो मेरा डिपॉज़िट था वो ऑलमोस्ट 30,000 के आसपास था। अभी जो डिपॉज़िट है इसको मैं साइड में रख देता हूँ इस तरफ, और उसके बाद ये जो ट्रांजेक्शन फेल की जो डिटेल है वो मैं डिलीट कर देता हूँ। ये जो डिलीट ट्रांजेक्शन है इनको मैं डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद आप देखेंगे ये सारी कंप्लीट की ट्रांजेक्शन है, और ये जो कंप्लीट की ट्रांजेक्शन है इनको सबको हम कैलकुलेट कर लेते हैं ऑटो सम। तो यहाँ पे जो मेरा गेन निकल के आता है, मेरी 30,000 की इन्वेस्टमेंट से मेरा जो प्रॉफिट मैंने बनाया था लगभग 6,62,000 के आसपास ये मेरा प्रॉफिट है। और ये आप देख सकते हैं ये कैलकुलेट फॉर्मूले से हुआ है, तो ये बिल्कुल एक्यूरेट है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे जो मार्केट में इन्वेस्ट किया था वो ऑलमोस्ट 30,000 के आसपास था। हम यहाँ पे कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि हमने कितना गेन मार्केट से निकाला है। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट थी हमारी 30,000, तो ये 30,000 और हमने जो गेन निकाला है वो कितना निकाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा प्रॉफिट है। ये मैंने कर लिया यहाँ से कॉपी और मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये मैंने कर दिया यहाँ पे पेस्ट। उसके बाद ये परसेंटेज में गेन कितना निकल के आता है, तो ये जो निकल के आता है 2200% के आसपास ये गेन हमारा निकल के आता है। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने उस टाइम पर 30,000 की इन्वेस्टमेंट की थी। अगर मैं यहाँ पर एक जीरो और बढ़ा देता, 30,000 से मैं 3 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर देता, तो 2200% के आसपास अगर गेन निकल के आता तो आज की डेट में मैं लगभग इस प्रॉफिट पर होता। तो इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको कितनी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आप 1 लाख रुपए मार्केट में लेके आते हैं और ऑलमोस्ट 1000% की भी रिटर्न निकालते हैं आप 1 से 2 सालों में, 24-25 में आप इतना गेन भी निकाल सकते हैं क्रिप्टो मार्केट से। अब ये सब डिसाइड आपको करना है, आपको कितनी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। यहाँ पे ये सिर्फ मैं एक आइडिया दे रहा हूँ, और आपको यहाँ पे मैं एक एडवाइस भी दूंगा कि आपको कभी भी लोन लेके क्रिप्टो या फिर किसी भी मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। क्योंकि देखो ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट में आपका पैसा तभी बनेगा जब आपका माइंड कूल रहेगा। अगर आपके माइंड पर बर्डन है तो आप कभी भी ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट से पैसा नहीं बना पाएंगे। तो इस चीज़ को आप मेक श्योर करें। दोस्तों इस कोर्स का पार्ट 1 यहाँ पर कंप्लीट होता है और हमने काफ़ी सारे टॉपिक इस पार्ट में कवर किए हैं और काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, और आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अब हम नेक्स्ट पार्ट में आपके लिए ये सारे एडवांस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो मेक श्योर करें आप पार्ट 2 को अच्छे से देखें और अच्छे से समझें, क्योंकि पार्ट 2 के सारे टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं और आपको ट्रेडिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है इन सारे टॉपिक से। तो आप इस क्रिप्टो कोर्स के पार्ट 2 को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है पार्ट 2 में। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।